नेटवर्क्स में यहाँ पे हम जो चीज देख रहे हैं, मैंने कहा कि रेनी सीजन है, उसका रिलेशनशिप किसके साथ बन रहा है? दो रिलेशनशिप बन रहे हैं, ट्रू है या फॉल्स है। वो रिसेंटली रेंड रेनी सीजन है या नहीं है, नहीं है तो फिर स्प्रिंकल्स इन यूज। और स्प्रिंकल्स और रेनी दोनों जो हैं वो ग्रास को क्या कर रहे हैं? वेट कर रहे हैं। तो फिर क्या हो रहा है? स्लिपरी, यानी कि आप फ्लोर स्लिपरी आप कह रहे हैं कि वो हो सकता है। तो यहाँ पे इम्प्लीकेशनल जो नेटवर्क्स हैं उनमें हम अगर किसी चीज की निगेशन करते हैं या उसको ट्रू करते हैं या फॉल्स करते हैं, तो दोनों सूरतों में जाके आपका जो नेटवर्क होगा वो एक ही चीज को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। जिस तरह यहाँ पे वेट ग्रास है और स्लिपरी फ्लोर बन रहा है। अब एग्जीक्यूटेबल नेटवर्क्स कौन से होते हैं कि contains mechanisms that can cause some changes to the network itself by incorporating some techniques, for example such as attached procedures or marker passing which can perform path messages or association and searches for pattern। यहाँ पे आप देख सकते हैं एग्जीक्यूटेबल नेटवर्क्स को कि ये आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में या वैसे भी प्रोग्रामिंग में आप ये सारी चीज़ें कर चुके होंगे, और अगर नहीं किए हैं तो जब आप प्रोजेक्ट्स करेंगे डिफरेंट टाइप्स के, तो उनमें इस तरह की चीज़ें हम इस तरह के नेटवर्क्स हमें ज़रूरत पड़ते हैं। जिस तरह यहाँ पे एक नंबर है, एक दूसरा नंबर है, दोनों प्लस होके फिर भी एक नंबर दे रहे हैं। एक नंबर दूसरे नंबर के साथ जब प्लस हो रहा है तो फिर हमें एक नंबर मिल रहा है। और यहाँ पे अगर देखें तो एक स्ट्रिंग जनरेट हुई है, हमने एक स्ट्रिंग जनरेट की है। अब स्ट्रिंग से हम नंबर जनरेट कर रहे हैं, स्ट्रिंग टू नंबर। ये आप देख सकते हैं, ये इजीली आप इसको चेंज कर सकते हैं मैटलैब के अंदर भी, पाइथन के अंदर भी। आप कोई स्ट्रिंग आपने लिखी है 1 मैं कहता हूँ या 10 आपने स्ट्रिंग के अंदर लिख दिया है, डिक्लेयर आपने स्ट्रिंग की है, तो स्ट्रिंग से आप नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। और स्ट्रिंग से जब नंबर में कन्वर्ट करेंगे तो वो भी एक, यानी कि स्ट्रिंग से हम क्या जनरेट कर रहे हैं? एक नंबर जनरेट कर रहे हैं। और यहाँ से नंबर जनरेट हुआ है, तो यहाँ से स्ट्रिंग से नंबर जनरेट हुआ है, तो ये दोनों नंबर आपस में मल्टीप्लाई होके ये भी एक नंबर देंगे। तो इस तरह के जो नेटवर्क्स हैं वो भी हेल्पफुल होते हैं, एग्जीक्यूटेबल नेटवर्क्स। हम लर्निंग नेटवर्क की बात करते हैं, जो कि अगर हम देखें तो पेवर हमारा जो टॉपिक है वो जिस पे बेस करेगा। हम लर्निंग मेथड्स भी यूज करेंगे, एंटी लर्निंग मेथड्स भी यूज करेंगे, या कि सुपरवाइज्ड मेथड्स भी होंगे, अनसुपरवाइज्ड मेथड्स भी होंगे, जिसमें हम इस कोर्स में आगे जाके इंशाल्लाह डिस्कस करने हैं। तो उनमें एक मेथड होता है लर्निंग नेटवर्क्स जो होते हैं। वो कौन से नेटवर्क्स होते हैं? These are the networks that build and extend their representations by acquiring knowledge through examples. Contain mechanisms in such networks brings changes within the network itself through representation by squaring information. इन नेटवर्क्स में होता क्या है कि आप विद इन द नेटवर्क्स जो मैकेनिज्म होता है वो चेंज होता रहता है, और आप जो इंफॉर्मेशन है उसको ज्यादा सिक्योर कर सकते हैं, ज्यादा, यानी कि इटसेल्फ थ्रू रिप्रेजेंटेशन बाय सिक्योरिंग इंफॉर्मेशन। ए क्लासिक एग्जांपल कुड बी लाइक द चेंजिंग ऑफ न्यू इंफॉर्मेशन from the old system by including and excluding nodes and arcs, or by changing numerical qualities called weights and connected with the arcs and nodes। ये जो नेटवर्क्स होते हैं इनमें फ्रॉम, अगर हम लेयर्स की बात करें, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, न्यूरल नेटवर्क की बात कर रहा हूँ, या फिर डीप लर्निंग के जो CNN है उनकी मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, कि उनमें एक लेयर से दूसरी लेयर तक जाने में हमें कुछ वेट्स रिक्वायर्ड होते हैं, जो कि हम आर्टिफिशियली यानी कि खुद भी दे सकते हैं, या फिर वो ऑटोमेटिकली वो कैलकुलेट करके
उनकी जो शेप्स वगैरह हैं या फिर शेप्स वगैरह को वो चेंज कर सकता है, या फिर उनकी क्वालिटीज को वो चेंज कर सकता है। यानी कि एक लेयर से अगर विद इन द नोड्स जो चेंजिंग हो रही होती है, एंड कनेक्टेड विद द आर्क्स एंड नोड्स, यानी कि वो आपस में आर्क्स और नोड्स के जरिए कनेक्ट होते हैं, और उनमें जो क्वालिटी, न्यूमेरिकल क्वालिटीज जो चेंज हो रही होती हैं, उनको हम वेट्स कहते हैं। तो अगर देखें, ये हमारे पास एक लर्निंग नेटवर्क है, ये उसके फीचर्स हैं। फीचर्स क्या होते हैं? फीचर्स जो भी इंफॉर्मेशन आप उसको इनपुट करवाते हो। अगर मैं यहाँ पे इमेजेस की बात करता हूँ, तो इमेजेस के मैं अगर फीचर्स लेना चाहता हूँ, यानी कि फीचर्स नमूने आप कह सकते हैं, उर्दू में इसका ये मानी हो सकता है कि आप उसके नमूने लेके उसके पैटर्न्स बनाना चाहते हो, इनपुट देना चाहते हो डिफरेंट जो टाइप्स के। मसलन आप इमेजेस को ही ले लो, इमेजेस को अब अगर इमेजेस के डिफरेंट टाइप्स ऑफ फीचर्स आप ले सकते हो, वो हम डिटेल में स्टडी करेंगे कौन से फीचर्स हो सकते हैं, जो कि हैंड क्राफ्टेड फीचर्स हो सकते हैं। ये जो एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, तो खुद ब खुद बनाए हुए फीचर्स हो सकते हैं, कुछ स्टैटिस्टिकल उसके फीचर्स हो सकते हैं। तो वो मैं अगर इनपुट करवाना चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं एक इमेज है उससे कुछ कुछ उसकी फ्रीक्वेंसीज एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ। अब उन फ्रीक्वेंसीज को मैंने 1000 के करीब उसके फीचर्स ले लिए हैं एक इमेज के, तो अब उसको मैं रिड्यूस डिफरेंट स्टैटिस्टिकल टेक्निक से, जो कि मेरी प्री प्रोसेसिंग कहलाएगी, यहां से पहले की बात मैं कर रहा हूँ, इनपुट करने से पहले की मैं बात, नेटवर्क को देने से पहले की मैं बात कर रहा हूँ। तो कुछ स्टैटिस्टिकल जो फीचर्स होंगे वो आप कैलकुलेट किस तरह करेंगे। मसलन आप पीसीए एक टेक्निक है, उससे आप अगर लेना चाहते हैं, कोई फीचर्स लेना चाहते हैं, तो पीसीए करता क्या है कि प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस वैसे इसको कहते हैं। तो ये एक स्टैटिस्टिकल मेथड है कि आपके जो फीचर्स 1000 मैंने लिए हैं, उसमें से मैं 4 फीचर्स निकालना चाहता हूँ हर इमेज के। मैं इमेज की यहाँ पे बात कर रहा हूँ, हर इमेज के मैं 4 फीचर्स अगर निकालना चाहता हूँ, तो 4 फीचर्स मैं किस तरह निकालूंगा? मैं उसकी वेरिएंस बेस पे निकालूंगा कि कितना वेरिएशन आ रहा है एक इमेज का दूसरी इमेज के साथ। तो उस बेस पे मैं अपनी फ्रीक्वेंसी सेट करके मैं कहता हूं कि जो एक फीचर है मेरा, वो मैं वेरिएंस बेस पे ले लेता हूँ, दूसरा किसी और मीडियन बेस पे मैं ले लेता हूँ, तीसरा फीचर किसी और बेस पे, चौथा फीचर किसी और बेस पे, और मेरी टोटल जो इनपुट जा रही है, 4 इनपुट्स हैं अगर, तो 4 इनपुट्स का मतलब है कि 4 इमेजेस में उसको दे रहा हूँ, इनपुट दे रहा हूँ, और 2 इमेजेस मेरी जो हैं वो नॉर्मल हैं, 2 एबनॉर्मल हैं। तो अगर मैं किसी डिजीज की, जिस तरह वो अल्जाइमर डिजीज की हमने पीछे स्लाइड में बात की थी, कि अगर एक इफेक्टेड, ये 3 पिक्चर्स में कह रहा हूँ, 3 इमेजेस जो हैं वो इफेक्टेड हैं, 3 इनपुट्स, और एक इनपुट जो है वो इफेक्टेड नहीं है, यानी कि नॉर्मल इमेज है, तो उस फीचर बेस पे फिर मैं प्रिडिक्शन कर सकता हूँ। और ये नेटवर्क के अंदर ये जो हिडन लेयर्स हैं, इनको हम नहीं देख सकते। हम इनपुट्स लेयर्स और आउटपुट जो लेयर्स होती हैं वो विजिबल होती हैं, हम देख सकते हैं। जो इनपुट लेयर्स होती हैं वो इंटरनली उनके अंदर जो चेंजिंग आ रही होती है, उनको हम नहीं देख रहे होते, वो नेटवर्क खुद ब खुद चेंजिंग करता है। या फिर डिफरेंट टाइप्स के नेटवर्क्स हो सकते हैं, जिनमें फीड फॉरवर्ड या बैकवर्ड बैकवर्ड प्रोपगेशन या फॉरवर्ड प्रोपगेशन अगर यूज हो रही है किसी नेटवर्क में, वो डिफरेंट टाइप्स के हम न्यूरल नेटवर्क्स में पढ़ेंगे कि वो होते क्या है। तो इस तरह की टेक्निक्स यूज करके हम क्या करते हैं, प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि हमारी जो आउटपुट आई है वो नॉर्मल, यहाँ पे हमें जो दिखाई दे रहा है कि ये 4 कॉन्सेप्ट्स इसने लिखे हुए हैं, वैसे अगर हम देखें
तो ये 4 जो इनपुट्स हमने दिए हैं, अगर 3 इमेजेस इसकी एबनॉर्मल हैं और एक इमेज नॉर्मल है, तो यहाँ पे हम क्लासिफिकेशन अगर कर रहे हैं तो 2 टाइप्स की हम यहाँ पे इस क्लास को और इस क्लास को हटा दें जो आउटपुट है, हम सिर्फ 2 क्लासेस यहाँ पे लेना चाहते हैं, तो वो हमें प्रिडिक्ट करेगा कि आया ये जो क्लास हमने इनपुट की है, जो इमेज इनपुट की है, क्या वो इनपुट जो है वो एबनॉर्मल है या नॉर्मल है। तो वो हम क्लासिफिकेशन बेस पे हम कर सकते हैं। तो इसकी एक और एग्जांपल हम यहां से ले सकते हैं इस नेटवर्क से। ये एक न्यूरल नेटवर्क है, उसकी एक हिडन लेयर है। वैसे आपने आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क अगर पढ़ा हो, तो जो न्यूरल नेटवर्क होता है उसकी वैसे जो हिडन लेयर्स होती हैं, डीप नेटवर्क की बात नहीं कर रहे, हम सिंपल न्यूरल नेटवर्क की बात कर रहे हैं। जी सर, हिडन लेयर्स में हमारे पास कुछ चीजें होती हैं जैसे कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क, रेवोल्यूशन लेयर, पूलिंग लेयर, फुली कनेक्टेड, सॉफ्ट मेन, ये स्टेप्स होते हैं जो हिडन लेयर के अंदर वो परफॉर्म करते हैं किसी भी इमेज को ट्रेन करने के लिए। जब हम अपने सिस्टम को ट्रेन करवा रहे होते हैं किसी न्यू इमेज के लिए, तो वो इन 5-6 स्टेप से होके गुजर के हमें ट्रेनिंग के अंदर वो चीज क्लियर करता है और फिर क्लियर करता है आगे और उसकी आउटपुट देता है। बिल्कुल यही होता है। ये जो हमारा राइट साइड पे जो नेटवर्क है, इसकी आप बात कर रहे हैं कि इसमें काफी सारे जो लेयर्स होती हैं, लेकिन जो हमारा लेफ्ट साइड पे नेटवर्क है ये पुराने नेटवर्क्स हैं, यानी कि ये 1980s में एरा ऑफ न्यूरल नेटवर्क है। कि 1980s में क्या होता था कि सिंपल आपका डीप एक सिंपल नेटवर्क होता था जिसमें एक हिडन लेयर होती थी और उसकी फिर आउटपुट लेयर होती थी, और ये इनपुट लेयर है। तो लिंक्स कैरी सिग्नल्स फ्रॉम वन नोड टू अनदर, boosting or damping them according to each link's weight। तो यहाँ पे भी कुछ वेट्स वगैरह चेंज होते थे और हम उन वेट्स की मदद से अंदाजा लगा देते थे कि कौन सी, यानी कि उस इमेज में क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम अगर हम सॉल्व करना चाह रहे हैं या रिग्रेशन प्रॉब्लम सॉल्व करना चाह रहे हैं, तो हमें पता चल रहा होता था कि जो इनपुट हमने दी है वो किस क्लास से यानी कि किस क्लास के साथ वो रिलेटेड है। लेकिन जब हम डीप लर्निंग न्यूरल नेटवर्क की बात करते हैं तो ये 1980s की बात है। तो डीप न्यूरल नेटवर्क्स ये 19 आप कह लें 2012 के बाद डीप न्यूरल नेटवर्क पे काफी सारा काम हुआ है, जिसमें हम हिस्टोरिकली उस दिन हम पढ़ भी रहे थे कि इस पे 2012 के बाद काफी लोगों ने इमेजेस पे काम किया है, आर्टिफिशियल वॉइसेस पे काम किया है, वॉइस रिकॉग्निशन पे, इन्हीं नेटवर्क्स को यूज करते हुए। तो इसमें यहाँ पे एक जो एग्जांपल हमने ली है वो इनपुट हम दे रहे हैं, एक इमेज इनपुट दे रहे हैं। अब ये इनपुट लेयर है। इनपुट लेयर का मतलब क्या हुआ कि हम नंबर ऑफ फीचर्स दे रहे हैं इस इमेज में से हमने 1 2 3 4 5 फीचर्स लिए हैं। इन 5 फीचर्स को हम नेक्स्ट लेयर में ट्रांसफर करेंगे और नेक्स्ट लेयर जो है वो नेक्स्ट लेयर में ट्रांसफर करेगी, और इसके जो फीचर्स होंगे ये इनपुट बनेंगे नेक्स्ट लेयर के लिए। यानी कि ये जो है इनपुट है और ये देखा जाए तो आउटपुट है इस लेयर की, और ये इनपुट बनेगी नेक्स्ट लेयर की, और ये इनपुट बनेगी नेक्स्ट लेयर की, और ये आउटपुट्स फाइनल आउटपुट तक हम आके पहुंचेंगे। तो फाइनल आउटपुट हमें क्या बताएगी? पहले आइडेंटिफाई लाइट और डार्क पिक्सल वैल्यूज। पहले हमने क्या किया कि ये आइडेंटिफाई किए कि लाइट एंड डार्क पिक्सल वैल्यूज हमने आइडेंटिफाई किए हैं इसमें इनपुट लेयर में। अब दूसरी जो लेयर है उसमें हमने क्या किया है? आइडेंटिफाई एजेस। जो जो एजेस बन रही है ना इस इमेज के अंदर, उनको हमने आइडेंटिफाई किया है कि एजेस कहां कहां पे आ रही हैं। अब जो तीसरे जो लेयर है वो क्या कर रही है? आइडेंटिफाई कॉम्बिनेशंस ऑफ एजेस। वो एजेस का कॉम्बिनेशन जो है ये आपको फीचर्स, यानी कि विजुअलाइजेशन आप कर रहे हैं साथ साथ। आप जब नेटवर्क्स बनाएंगे तो फीचर्स की जो पहले इनपुट लेयर के जो फीचर्स थे वो ये थे, अब दूसरी जो एजेस फाइंड किए तो उसमें जो फीचर्स बने वो ये बने, और आइडेंटिफाई कॉम्बिनेशंस ऑफ एजेस जो बने हैं वो ये बने हैं आइडेंटिफाई फीचर्स। और इस लेयर में क्या होगा
फीचर्स आइडेंटिफाई होंगे। आप देख सकते हैं, अगर जूम करके देखें तो इसमें आपको आंख नजर आ रही है, नोज नजर आ रहा है, ये आइडेंटिफाई फीचर्स कर रहा है ये इस लेयर के अंदर, यानी कि मोर कंक्रीट फीचर्स आपको लर्न करवा रहा है। और फिर आगे जाके आप देख सकते हैं जो लास्ट आउटपुट लेयर है उसमें आपको डिफरेंट टाइप्स के पंदे नजर आ रहे हैं, और यही जॉर्ज, इसका नाम जॉर्ज है और ये जॉर्ज की पिक्चर है। तो अब सिस्टम क्या करेगा हमारा, जब सर हम कोई न्यू इमेज देंगे तो वो इनमें से जो हमने इमेजेस ट्रेन की हैं इनमें से डिटेक्ट करेगा कि जो चीज़ मुझे नहीं बताई जा रही है क्या वो मेरे पास मौजूद है या नहीं। मौजूद है या अगर नहीं। नहीं होगी तो वो ट्रेंड उसको कर लेगा, और अगर मौजूद होगी तो वो उसे डिटेक्ट करके स्क्रीन पे हमें शो कर देगा कि ये इमेज मेरे पास अवेलेबल है। जी बिल्कुल, अगर उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकता तो उसको हम कहेंगे ये मिसक्लासिफाई इसने किया है। अगर वो ठीक तरीके से क्लासिफिकेशन कर देता है तो हम कह सकते हैं कि इसने जो है वो जॉर्ज की इमेज को, अगर आउटपुट लेयर में हमने यहाँ पे 4 आउटपुट्स रखी हैं, जॉर्ज की इमेज भी हो सकती है, बिल गेट्स की भी हो सकती है, या किसी और की भी हो सकती है, तो यानी कि हमने अपने नेटवर्क को 4 इमेजेस पे इससे पहले ट्रेन करवा रखा है। तो हम अगर इसी जॉर्ज की कोई और इमेज, यानी कि ये यहाँ पे ली गई है, अगर इसी जॉर्ज की क्लास में ली गई इमेज हो तो उसका बैकग्राउंड तो चेंज होगा लेकिन इमेज तो वही होगी, उसी बंदे की होगी। तो उसको अगर, जो पहले से इस सिस्टम ने ट्रेन नहीं की है, तो उसको अगर हम इनपुट देना चाहते हैं तो आउटपुट अगर हमें वो जॉर्ज दे देता है तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो सिस्टम है उसने ठीक तरीके से आइडेंटिफाई किया है इस चेहरे को। तो इसी तरह आपका जो फेस रिकॉग्निशन सिस्टम्स हैं या फिर थंब रिकॉग्निशन सिस्टम है, वो भी इसी बेस पे ही काम करते हैं कि आप यूनिवर्सिटीज में अगर आप जाते हैं तो वहाँ पे आपकी अगर अटेंडेंस थंब बेस्ड है तो आपका थंब पहले से उसने रिकॉग्नाइज किया होता है, हजारों लोगों के थंब्स रिकॉग्नाइज किए होते हैं। तो जब आप अपना थंब लगाते हो तो आपकी अटेंडेंस लग जाती है, वजह यही होती है, या आप फेस अपना सामने करते हो तो आपकी अटेंडेंस लग जाती है। तो वजह यही है कि वो सारा सिस्टम जो है वो ऑलरेडी ट्रेंड हो चुका है आपके जो फीचर्स हैं उसके बारे में। तो नेक्स्ट टाइम जब आप वही फीचर्स अप्लाई करेंगे तो, या आपके मोबाइल फोन में कि आपके चेहरे से खुल जाता है लेकिन कोई और अननोन बंदा अगर करना चाहे जिसकी आपके साथ सिमिलरिटी हो भी लेकिन वो खोल नहीं सकता, वजह यही होती है कि आपके जो फीचर्स उसने रीड किए होते हैं वो उसको उसके साथ पैटर्न मैच करता है। अगर मैच हो जाते हैं तो दिस मीन के वो इजीली आपको आइडेंटिफाई कर लेगा और आपको इजाजत दे देगा, यानी कि क्लास में जाने की या फिर आपकी अटेंडेंस है, जो भी इशू है। तो ये जो लर्निंग नेटवर्क्स हैं ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, और ये पेवर कंप्यूटर साइंस से हमने एग्जांपल ली है आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। तो हाइब्रिड नेटवर्क्स जो होते हैं ये भी आगे जाके हम कुछ हाइब्रिड नेटवर्क्स भी शायद देखें इस कोर्स में। तो नेटवर्क्स दैट कंबाइन टू और मोर ऑफ प्रीवियस टेक्निक्स, हाइब्रिड नेटवर्क्स हम उन टेक्निक्स को कहते हैं जिस तरह मसलन हाइब्रिड गाड़ियां आपने देखी होंगी कि पेट्रोल से भी चलती हैं और जो सनलाइट है उससे भी चल सकती हैं। तो इसी तरह हाइब्रिड नेटवर्क्स भी होते हैं कि नेटवर्क्स दैट कंबाइन टू और मोर ऑफ प्रीवियस टेक्निक्स, या दो से ज्यादा जो प्रीवियस जो टेक्निक्स यूज हो चुकी हैं उनमें आप अपनी टेक्निक भी शामिल कर लेते हो, तो हम कह सकते हैं कि ये जो नेटवर्क बना है वो हाइब्रिड नेटवर्क बना है, ईदर इन ए सिंगल नेटवर्क और इन ए सेपरेट बट क्लोजली interacting networks. Hybrid networks has been clearly created to implement ideas regarding human cognitive mechanisms, while some are created generally for computer performance. तो हम जो एग्जांपल हम अब ले रहे हैं वो हम कंप्यूटर साइंस से ही ले रहे हैं, जो हमारी आर्टिफिशियल पैटर्न रिकॉग्निशन की कोई
कुछ एग्जांपल्स हम लेते हैं कि यहाँ पे रिजल्ट्स ऑफ एक पेपर से मैंने ये चीज यहाँ पे इस स्लाइड में डाली है कि रिजल्ट्स ऑफ हाइब्रिड इमेज प्री प्रोसेसिंग। यहाँ पे इमेज की प्री प्रोसेसिंग जो हो रही है वो हाइब्रिड हो रही है, क्योंकि स्टेप्स की फॉर्म में हो रही है। एक स्टेप अप्लाई करेंगे, फिर दूसरा अप्लाई करेंगे, या फिर तीसरा अप्लाई करेंगे। ये टोटल 6-8 स्टेप्स में या 8 हाइब्रिड टेक्निक्स यूज करके इसकी प्री प्रोसेसिंग की गई है इस इमेज की। ये हमारे पास जो है वो लीवर की एक इमेज है, सीटी इमेज है। अब इसमें हम देख रहे हैं कि रिजल्ट्स ऑफ हाइब्रिड इमेज प्री प्रोसेसिंग, ओरिजिनल इमेज ए में क्या पड़ी हुई है, ओरिजिनल इमेज पड़ी हुई है आफ्टर एनिसोट्रोपिक फिल्टर्स। ये कोई फिल्टर की एक टाइप है, एनिसोट्रोपिक फिल्टर्स, इस पे अप्लाई किए हैं तो इमेज ये बन गई है। अब सी में आफ्टर स्केल स्पेसिफिक ग्रेडियंट मैग्नीट्यूड फिल्टर्स, ये कोई ग्रेडियंट मैग्नीट्यूड फिल्टर्स अप्लाई किए हैं। यानी कि हम हाइब्रिडली डिफरेंट टेक्निक्स को यूज करके हम एक प्री कह रहे हैं कि हमने प्री प्रोसेस किया है अपनी ओरिजिनल इमेज को। तो आफ्टर नॉन लीनियर ग्रे स्केल कन्वर्जन, या फिर इंडिकेट द रिजल्ट्स ऑफ द बाइनरी कन्वर्जन, ये कुछ पैरामीटर्स उसको दिए गए हैं। एंड दिस वन पार्ट ऑफ ए लीवर एजेस इज एलिमिनेटेड विद इन द रेड सर्कल। यानी कि यहाँ पे हमने क्या किया है कि हाइब्रिडली सिस्टम को हमने अपने सिस्टम की जो हमने अपनी इमेज की जो प्री ट्रेनिंग की है वो हाइब्रिडली की है। यानी कि डिफरेंट टेक्निक्स को जोड़ के, प्रीवियस जो टेक्निक्स थी, ये किसी इस बंदे की टेक्निक नहीं है ये जिसने ये काम किया है इस पेपर के अंदर। ये प्रीवियसली लोगों की काफी सारी टेक्निक्स हैं जो कि यूज होती हैं प्री प्रोसेसिंग के दौरान, या फिर आप कह लें कि अगर हम पोस्ट प्रोसेसिंग करते हैं किसी इमेज को तो उसमें ये टेक्निक्स डिफरेंट टाइप्स की यूज होती हैं। तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट टेक्निक्स हम कह सकते हैं कि उसको हम हाइब्रिड नेटवर्क्स इस तरह ही बनते हैं। तो हम ये तो हाइब्रिड की एग्जांपल एक डेली लाइफ से हमने ले ली है। अगर हम नेटवर्क्स की एग्जांपल लेते हैं तो यहाँ पे एक नेटवर्क है, ये कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क ही है। तो ये भी एक पेपर से लिया गया है, मैं उसका रेफरेंस नहीं दे सका, लेकिन ये किसी पेपर से लिया हुआ है। which is a composed of 2D depth-wise convolutions in the bottom and 3D DSTS convolutions in the rest। यानी कि यहाँ पे भी 2D depth-wise convolutions लिए गए हैं बॉटम में, और 3D DSTS ये कोई टेक्निक है जो कि इन्होंने खुद डेवलप की है, इस पेपर में आप देख सकते हैं। तो इन दो नेटवर्क्स को जोड़ के उन्होंने क्या बनाया है, एक हाइब्रिड नेटवर्क बनाया है। ये आपको इनपुट क्या हो रहा है, एक सीटी वॉल्यूम, यानी कि एक इमेजेस का एक वॉल्यूमेट्रिक इमेज है, यानी कि 3D इमेज है। जिस तरह आप अगर सीटी टेस्ट करवाते हैं तो आपकी डॉक्टर्स के पास 3D इमेजेस बनती हैं, या फिर एक्सरे पे अगर आपको वो देते हैं तो वो 2D इमेजेस होती हैं जो कि आपको डिफरेंट लोकेशंस की इमेजेस दे रहे होते हैं। तो यहाँ पे जब 3D इमेज इसको हम इनपुट करवाते हैं तो ये डिफरेंट उसकी लेयर्स हैं, कन्वोल्यूशनल लेयर्स हैं, और इसमें और मल्टीपल लेयर्स यूज हो सकती हैं। तो 2D कन्वोल्यूशन और उसके बाद फिर 3D जो DSTS, इसकी अपनी जो टेक्निक है उसको मिला के उसने क्या किया है, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस इमेज में से हम क्या कर सकते हैं, इसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि किसको प्रिडिक्ट करना है। ये लीवर है, लीवर के साथ ये डिफरेंट मल्टीपल ऑर्गन्स आ रहे हैं, ये स्प्लीन आ रही है, या फिर वर्टिब्रा आ रही है, या इस तरह की हार्ट आ रहा है। तो हार्ट और उन चीजों को इसने निगेट कर दिया है। अब इसने फाइंड क्या किया है, सिर्फ लीवर को सेगमेंट किया है। यहाँ पे आप इस इमेज में इजीली देख सकते हैं। तो बेसिकली समझाने का मकसद ये है कि पैटर्न रिकॉग्निशन में या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फील्ड में अगर हम देखें तो इस तरह के नेटवर्क्स हमें काफी हेल्पफुल होते हैं जो कि हाइब्रिड नेटवर्क्स पे बेस करते हैं। तो इन हाइब्रिड नेटवर्क्स को हम यूज करके
काफ़ी सारे इम्पोर्टेंट जो हम डिसीजन ले सकते हैं अपनी जो जो भी हमारा प्रॉब्लम है, चाहे वो मेडिकल इमेजिंग है या फिर नेचुरल इमेजेस है या फिर ह्यूमन रिकॉग्निशन है या फिर थंब रिकॉग्निशन है, कुछ भी जो पैटर्न बन रहे हैं उनको हम इजीली रिकॉग्नाइज कर सकते हैं इनके थ्रू। तो यहाँ पे तो बात खत्म हो जाती है हमारी जो सिमेंटिक नेटवर्क्स थे उनकी। तो हम आगे हम नॉलेज बेस्ड अगर कुछ चीजें पढ़ रहे हैं तो फिर फ्रेम बेस्ड यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि फ्रेम्स क्या होती हैं और इनका क्या ताल्लुक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ। जिस तरह हमने देखा कि बहुत गहरा ताल्लुक है हमारा जो सिमेंटिक नेटवर्क्स होते हैं उनकी जो टाइप्स हमने थारोली पढ़ी हैं कि कितना गहरा ताल्लुक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ इनका, कि हमने कुछ डेली लाइफ एग्जांपल दी, कुछ कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड हमने एग्जांपल्स दी हैं। तो इनको हमने समझने की कोशिश की है आज के लेक्चर में सिमेंटिक नेट्स में। तो अब हम फ्रेम्स की तरफ आते हैं कि फ्रेम्स को हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं, या इसका क्या ताल्लुक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ। तो फ्रेम्स बेस्ड रिप्रेजेंटेशंस is an important knowledge representation formation permitting us to show the concepts of inheritance। यानी कि जो हम इनहेरिटेंस के जो कॉन्सेप्ट्स हैं हम उनको शो करवा सकते हैं फ्रेम बेस्ड रिप्रेजेंटेशंस में। ये एक इम्पोर्टेंट नॉलेज रिप्रेजेंटेशंस होती है। The frame technique includes a number of frames or nodes that are related to each other by relationship. Every frame explains both an instance and a class frame. The idea of frame firstly was represented by Marvin Minsky in 1975 as the major way to show a range of knowledge. A frame is a group of properties identifying the condition of an object, and this object is related with other frames or objects. Actually, a frame is more than only a record or perhaps a data structure that contains data. In artificial intelligence, the frame is known as the slot filter knowledge representation method. तो इसकी हम आगे एग्जांपल्स भी देखेंगे। तो टू डेट वी एक्सप्लेन्ड दैट इंस्टेंस टेंड्स टू बी एन ऑब्जेक्ट। इंस्टेंस जो होता है वो हमारा ऑब्जेक्ट होता है, ये पहले भी हम देख चुके हैं। इन दिस केस एन ऑब्जेक्ट कुड बी ए फिजिकल ऑब्जेक्ट। इस केस में हमारे पास ऑब्जेक्ट क्या होगा, एक फिजिकल ऑब्जेक्ट होगा। हाउएवर इट डजंट बिकम an object may be a property like a shape or a color or a location or a scenario or an emotion। जब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करेंगे तो फ्रेम्स में हम क्या चीज अपने जहन में तस्वर करेंगे कि ऑब्जेक्ट या इंस्टेंस क्या हो सकता है। हमारा एक कलर भी हो सकता है, लोकेशन भी हो सकती है, सिनेरियो भी हो सकता है और इमोशंस भी हो सकते हैं। ये भी एक यानी कि फ्रेम्स की ही कैटेगरी में आती हैं। This concept of an object is like the same as previously used in object-oriented programming languages like Java or C. The frames can be used to create an expert system because it is a representation of an object-oriented programming। तो यानी कि अगर हम object-oriented programming C और Java को देखें तो उसमें भी ऑब्जेक्ट्स का कंसेप्ट दिया गया है, जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ये सारी चीजें ये प्रीरेक्विजिट है, तो उनकी डिटेल में हम नहीं जाना चाहते। तो फ्रेम्स भी जो होती हैं वो कैन यूज टू क्रिएट एन एक्सपर्ट सिस्टम्स। एक्सपर्ट सिस्टम्स के बारे में भी हमने कुछ थोड़ा सा टच लिया था पिछले लेक्चर में कि वो क्या होते हैं। कि जिस तरह माइसिन एक एक्सपर्ट सिस्टम था जो कि बीमारियों को डिटेक्ट कर लेता था, डिफरेंट डॉक्टर्स ने मिलकर उसको क्रिएट किया था, उसके फीचर्स इकट्ठे किए थे या जो भी सिम्टम्स उस बीमारी के मुताल्लिक आते थे उनको इकट्ठा करके उन्होंने एक सिस्टम बनाया था कि फ्यूचरिस्टिक यूज के लिए, कि जो बंदा अगर
ट्रेंड नहीं है, एक सीनियर डॉक्टर नहीं है, वो उससे इजीली, एक आम बंदा भी उससे रिजल्ट्स ले सकता है अपनी बीमारी के मुताल्लिक, या फिर एक्सपर्ट सिस्टम इसलिए यूज होते हैं। इन थैंक यू 19 सर। जी सर ये एक्सपर्ट सिस्टम को काइंडली दोबारा बता दीजिएगा, मुझे क्लियर नहीं हुआ। एक्सपर्ट सिस्टम बेसिकली ये होते हैं कि जब आप अगर मेडिकल के हवाले से एक अगर एक्सपर्ट सिस्टम बनाना चाहते हैं, तो उसमें आपके मल्टीपल जो सीनियर डॉक्टर्स होंगे वो इकट्ठे होंगे, और एक बीमारी के मुताल्लिक आप बनाना चाहते हैं कि ये सिम्टम, कोरोना वायरस के मुताल्लिक बनाना चाहते हैं कि ये सिम्टम्स अगर मरीज में होंगे, तो मरीज खुद अगर उस एक्सपर्ट सिस्टम को यूज कर रहा है, या कोई ऐसा डॉक्टर जो कि एक्सपर्ट नहीं है, मसलन वो नया डॉक्टर है, या ये मैं बात कर रहा हूँ एक्सपर्ट सिस्टम जो अपनी सजेशन देते हैं जो लोग, वो पुराने डॉक्टर्स होते हैं या ओल्ड डॉक्टर्स आप कह लें कि जिनका इस फील्ड में एक्सपीरियंस होता है, तो वो यानी कि अपनी सजेशंस दे के कि अगर इस तरह के सिम्टम्स हों तो ये बीमारी हो सकती है, तो अगर ये नहीं है तो किसी और बीमारी की तरफ वो जा सकते हैं। या अगर हम कोरोना वायरस की ही बात करते हैं, तो अगर किसी को है तो उसमें अगर ये सिम्टम्स पाए जाते हैं, अगर उसको खांसी होती है या बुखार है या टेम्परेचर इतना है जो भी है, तो उसमें एक सीनियर जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने एक अपना कंसेंसस बनाया हुआ है कि अगर ये सिम्टम्स होंगे, तो एक आम बंदा जो कि हमारी तरह है, जो कि डॉक्टर नहीं है, उसको पता नहीं है, तो वो अपने सिम्टम्स उस एक्सपर्ट सिस्टम में डाल के आउटपुट ले सकता है कि मुझे क्या बीमारी हो सकती है। एक्सपर्ट सिस्टम को आप अगर थारोली पढ़ें, क्लियर सर, थैंक तो यू। माइसिन या इस तरह के एक्सपर्ट सिस्टम जो है वो आपके जी आर्टिफिशियल सर। इंटेलिजेंस की हिस्ट्री में हम पढ़ चुके हैं, कुछ थोड़ा सा टच लिया था। तो अब जो है वो क्लास का टाइम भी एंड होने वाला है। हमने स्टार्ट की थी मेरे ख्याल में 3:40 अब होने वाले हैं, तो इस स्लाइड को देख लेते हैं। इन 1975 a knowledge representation structure that was definitely different via formalisms that were applied in those days and called logic-based and rule-based formalisms. Minsky suggested that arranging knowledge directly into chunks is known as frames. यानी कि मिस्काई जो उसने सजेस्ट किया था कि किसी नॉलेज को अरेंज करने के लिए डायरेक्टली इनटू चंक्स, डायरेक्टली चंक्स में अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो उसको हम फ्रेम्स कहते हैं। तो दीज टाइप्स ऑफ फ्रेम्स आर डिजाइंड टू capture the actual essence associated with concepts as well as stereotypical conditions. Particulars that had been omitted throughout Minsky's report were afterwards stuffed through knowledge representation techniques that were motivated by Minsky's concepts, two of the most noticeable being are FRL, frame representation language, and KRL, knowledge representation language. तो ये हमने ये जो फ्रेज कॉपी किया है वो डेनियल जी बॉब्रो एंड टेरी विनोग्रेड 1977 में उन्होंने ये चीजें बताई हैं कि एक FRL है और एक KRL है। FRL जो होते हैं वो फ्रेम्स रिप्रेजेंटेशन लैंग्वेज होती है, और KRL जो होती है वो नॉलेज रिप्रेजेंटेशन लैंग्वेज होती है। तो इसकी जो डिटेल है वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट स्लाइड्स कल देखेंगे, क्योंकि अभी टाइम जो है वो क्लोज होने वाला है। तो कल काइंडली आप कोशिश कीजिएगा कि आप अपने ग्रुप्स जो हैं, ग्रुप्स तो खैर नहीं है, आप अपने टॉपिक्स जो है ना वो कुछ क्लियर कर लीजिएगा, ताकि हम डिस्कस कर सकें कि हमने किस तरफ जाना है अपने प्रोजेक्ट्स में। आपका यानी कि आपका इंटरेस्ट क्या बन रहा है, इमेजेस में आप करना चाहते हैं या फिर वॉइसेस
वॉइस रिकॉग्निशन है या इस तरह के कुछ काम हैं। सर इमेज रिकग्निशन सिस्टम ठीक है सर, इमेज इमेज के रिकॉग्निशन, रिलेटेड ये मतलब। थोड़ा सा इमेज रिकॉग्निशन जो है ना वो आपको समझ आने वाली चीजें हैं, यानी कि आप विजुअली आप उन चीजों को देख सकते हैं। वॉइस में जी सर। या इन चीजों में थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। तो सर पैटर्न रिकग्निशन सिस्टम के अंदर भी हम कर सकते हैं, अगर मतलब पैटर्न डिटेक्ट वगैरह करना हो उसमें हम थोड़ा सा मतलब हट जाएंगे इमेज की सेंस में। और अगर इमेज रिकग्निशन सिस्टम करते हैं तो वो बेस्ट इसलिए क्योंकि उसमें हम ह्यूमन को भी लेके चल सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं, कोई एनिमल को लेके चल सकते हैं, प्लांट्स को लेके चल सकते हैं, कोई अदर मटेरियल नेटवर्क हम यूज कर सकते हैं। या फिर इसकी सजेशन मैं देता हूँ कि ठीक आप कह रहे हैं कि जो इमेजेस हैं नेचुरल इमेजेस हैं, मैं आइडेंटिफाई करना चाहता हूँ कि मैं 4 क्लासेस बना देता हूँ, एक एरोप्लेन की है, एक एनिमल कोई हार्स है उसकी है, उसको मैं ट्रेन करवाना चाहता हूँ और उसी पे मैं टेस्टिंग करवाना चाहता हूँ। कुछ इमेजेस पे मैं ट्रेनिंग करवा दूंगा और आपको इतने ज्यादा डेटा सेट्स, बड़े डेटा सेट लेने की जरूरत नहीं है। आप 200 इमेजेस पे, 400 इमेजेस पे आप अपना काम कर सकते हैं और उसकी रिपोर्ट बना सकते हैं। कोई ऐसा यानी कि हार्डली रिसर्च